हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं आरती आप सभी का अपने परिवार फिजिक्स गुरु पर हार्दिक स्वागत करती हूँ, जहां पर आप सभी पढ़ रहे हैं ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ चल रहा है आपका अपनी एप्लीकेशन फिजिक्स गुरु पर। आज की ये क्लास है बीएससी थर्ड ईयर के लिए, जिसमें आपकी बुक चल रही है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 33 है। इससे पहले आपके 32 लेक्चर्स हो चुके हैं, जो आपके प्लेलिस्ट में ऐड कर दिए गए हैं, आप वहां से देख सकते हैं। तो इसमें आज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं डीएनए और आरएनए के बारे में। जैसे कि आप सभी को पता है, इसमें चैप्टर 5 चल रहा है हमारा, ऑलमोस्ट आधी बुक आज कंप्लीट हो जाएगी। तो देखो, इसमें चैप्टर 5 जो है वो है आपका, इसमें 4 टॉपिक पढ़ रहे थे हम। एक तो है आपका अमीनो एसिड, एक है आपका इसमें प्रोटीन, और एक है इसमें आपका पेप्टाइड, और एक था ये न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड स्टार्ट किया था हमने इसमें लास्ट टर्न पर। अब इसमें हम बात करेंगे डीएनए और आरएनए के बारे में। हमने आपको बताया था कि न्यूक्लिक एसिड के 2 मेन पार्ट में डिवाइड किया गया है, जो है आपका डीएनए और आरएनए। तो आप देखो डीएनए और आरएनए होता क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं डीएनए के बारे में। तो डीएनए क्या है? डीएनए होता है, फुल फॉर्म होती है इसकी डी ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड, ये होता है आपका डीएनए, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब मैंने एक चीज बताई थी आपको, जब ये हमने स्टार्ट किया ही था, ये जो आपका न्यूक्लिक एसिड था, तो उसमें मैंने जब क्लासिफिकेशन कराया था आपको, तो क्लासिफिकेशन में एक चीज बताई थी कि जो ये है इनके शुगर के बेसिस पे, स्ट्रक्चर के बेसिस पर भी हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया था। एक तो था आपका इसका ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, जो डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड जो डीएनए शुगर था। एक था आपका इसमें ऑक्सी राइबो शुगर। कौन सा था? एक तो डी ऑक्सी शुगर, एक ऑक्सी राइबो शुगर। तो एक ये चीज ध्यान रखिएगा, एक होता है इसमें H3PO4। जब मैंने आपको इसका क्लासिफिकेशन कराया था, क्लासिफिकेशन से पहले इंट्रो कराया था, इंट्रो में मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो आपका न्यूक्लिक एसिड है, किसमें ब्रेक होता है? न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में ब्रेक होता है, जिनके अंदर आपके क्या प्रेजेंट होते हैं? एक H3PO4 प्रेजेंट होता है, एक आपका इसमें शुगर प्रेजेंट होता है, और एक होता है नाइट्रोजनस बेस, जैसे आपका प्यूरिन और पायरिमिडीन थे। तो इन सारी चीजों को कंबाइन करके क्या बनता है? न्यूक्लिक एसिड बनता है। ये सारी चीज मैंने आपको पहले बताई थी। अब देखो, न्यूक्लिक एसिड के अंदर भी क्या प्रेजेंट होता है? डीएनए और आरएनए। अब ये जो मैंने आपको ये सारी चीजें बताई अभी, जैसे आपका H3PO4 शुगर, ये आपका जो है नाइट्रोजनस बेस, ये सारी चीज, कौन सी चीज इनमें से डीएनए में प्रेजेंट होती है, कौन सी चीज इनमें आरएनए में प्रेजेंट होती है, ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि डीएनए कहाँ पाया जाता है। डीएनए कहाँ पाया जाता है और क्या होता है ये। तो मैं आपको बताऊं, डीएनए जो होता है एक जेनेटिक मटेरियल होता है। क्या होता है? एक जेनेटिक मटेरियल होता है। वास्तव में डीएनए होता क्या है, ये सारी चीज भी बताऊंगी मैं आपको। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे कि डीएनए क्या है। डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है, ये जेनेटिक चीजों को ट्रांसफर करता है, या फिर हम ये कहते हैं, जैसे नॉर्मल सीरियल्स में देखा जाता है कि डीएनए टेस्ट वगैरह के आपके इन सारी चीजों के बारे में सुना होगा। डीएनए असल में होता क्या है? डीएनए एक चीज है जो पेरेंट्स के थ्रू चाइल्ड में ट्रांसफर होता है, जो पेरेंट्स के थ्रू चाइल्ड में ट्रांसफर होता है। ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन के बारे में भी बताता है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन मतलब जैसे कहते हैं ना, लाइक फादर लाइक सन, जैसा बाप वैसा बेटा, जैसा बेटा वैसा बाप, इस तरह से बोलते हैं ना। तो ऐसे ही ये चीजें हैं कि इसमें ये जो कहावत है ये ऐसे ही नहीं कही गई है। इसका मतलब है कि जो प्रॉपर्टीज, या कह सकते हैं कि जो गुण किसमें होते हैं? फादर में होते हैं। जो गुण फादर में होते हैं वही गुण किस में भी होते हैं? वही गुण सन में भी होते हैं। सन या फिर डॉटर, सन या फिर डॉटर, इनमें भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये किसके थ्रू जाते हैं? ये जो ये जाते हैं, ये गुण्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं, या कोई भी चीज है, जेनेटिक चीजें हैं, ये किसके थ्रू जाती है? ये डीएनए के थ्रू ट्रांसफर होती है। किसके थ्रू ट्रांसफर होती है? डीएनए के थ्रू। अब ये ट्रांसफर होती कैसे है, किस तरह से पाई जाती है, ये सारी चीजें बताऊंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं डीएनए पाया कहाँ जाता है। ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी आपको। कराएंगे इसमें, बिल्कुल डीपली कराएंगे। थोड़ा सा लेंथी हो सकता है लेक्चर, पर घबराने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि आज ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलो देखो, ये जो है आपका ये जेनेटिक मटेरियल है। इट इज द मेन जेनेटिक मटेरियल, मेन जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक
मटेरियल, मेन जेनेटिक मटेरियल है जो आपका प्रेजेंट होता है, विच इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ all the animals, plants, bacteria, virus, ह्यूमन में तो सबसे पहले आता है ह्यूमन, etc. इन सब में ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब देखो ये इसका काम क्या है, इसका काम है जेनेटिक इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर करना। किसका काम है, ये डीएनए का काम है जेनेटिक इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर करना। इट इज यूज्ड for the genetic information, for the transfer of genetic information. It is used for the transfer of genetic information. It is used for the transfer of genetic information. जैसे फादर के कुछ जेनेटिक्स या जीन्स किस में जाते हैं, सन में जाते हैं या डॉटर में जाते हैं, इस तरह से। एंड जेनेटिक इंफॉर्मेशन किसके थ्रू किस में जाते हैं, जैसे फादर टू किस में जाएंगे, सन में जाएंगे। तो यहां से क्या कह सकते हैं, फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन, फ्रॉम वन जनरेशन होता है पीढ़ी, वन जनरेशन टू अदर जनरेशन, ठीक है। तो ये हो गया आपका यहाँ से इतना पॉइंट। अब इसके बाद मैं आपको बताने वाली हूँ कि इनमें क्या क्या प्रेजेंट होता है। इट कंटेन्स स्ट्रक्चर भी बनवाऊंगी मैं आपको, एक दो हेलिकल स्ट्रक्चर होती है इसकी एक, और वो ड्रॉ करेंगे। अगर आप चाहो तो इसकी केमिकली ये पूरे कंपाउंड खोलकर भी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। इट कंटेन्स H3PO4। अब जब डीएनए है तो कौन सी शुगर प्रेजेंट होगी इसमें, डीऑक्सीराइबो शुगर। कौन सी प्रेजेंट होगी, डीऑक्सीराइबो शुगर। इट कंटेन्स H3PO4 डीऑक्सीराइबो शुगर या डीऑक्सी शुगर। और क्या होते हैं इसमें, और आपके प्यूरीन पायरामिडीन बेस प्रेजेंट होते हैं, प्यूरीन एंड पायरामिडीन बेस, प्यूरीन एंड पायरामिडीन बेस, ये बेस प्रेजेंट होते हैं। आप देखो इसमें से जिनमें प्यूरीन और पायरामिडीन बेसिस में से क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, थायमीन और साइटोसिन, ये चीजें प्रेजेंट होती हैं इसमें, ठीक है। तो इसमें लिख सकते हो जिसमें से प्यूरीन बेस में से क्या प्रेजेंट होता है, एडेनिन और ग्वानिन। प्यूरीन में क्या प्रेजेंट होता है, एडेनिन और ग्वानिन, एडेनिन, ग्वानिन। और इसमें क्या प्रेजेंट होता है, एडेनिन, ग्वानिन। और इसमें से प्रेजेंट होता है आपका साइटोसिन और थायमीन। यूरेसिल प्रेजेंट नहीं होता इसमें, साइटोसिन, थायमीन, ठीक है, ये प्रेजेंट होता है। यूरेसिल प्रेजेंट नहीं होता, यूरेसिल आपका आरएनए में होता है, ठीक है। तो ये हो गई इतनी चीज। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि इनकी स्ट्रक्चर आखिर बनती कैसी है, तो पहले आप क्या कर लीजिए, ये जो मेन चीजें हैं डीएनए से रिलेटेड वो मैं आपको बताने वाली हूँ। और एक चीज मैं आपको बताऊंगी इसमें, तो वो क्या है, वो स्ट्रक्चर से रिलेटेड ही है, मैं ये रफ कर रही हूँ, आप नोट कर लीजिए। तो देखो अब इसमें अब बात करते हैं हमारे स्ट्रक्चर के बारे में, स्ट्रक्चर होती कैसी है और स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, बॉन्ड किन किन चीजों के बीच में प्रेजेंट होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो हम बात करते हैं वो हम बात करेंगे बीडीएनए के बारे में। डीएनए के भी टाइप होते हैं जिनके अंदर न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं आपके, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड्स जो होते हैं आपके, इनसे मिलकर न्यूक्लिक एसिड बनता है। तो न्यूक्लियोटाइड के नंबर ऑफ यूनिट को लेकर हमने इनको कुछ पार्ट में डिवाइड कर रखा है। जैसे आपका डीएनए जो होता है, उसके अंदर
11 न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होते हैं। कितने प्रेजेंट होते हैं? 11 न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होते हैं। कितने? 11 न्यूक्लिक एसिड, 11 न्यूक्लिक एसिड। बी डीएनए जो होता है इसके अंदर 10 न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होते हैं। इसी तरह से सी डीएनए, इनके अंदर 9 न्यूक्लिक एसिड। डी डीएनए जो होता है इसके अंदर आपके कितने प्रेजेंट होते हैं? डी डीएनए में 8 होते हैं। और फिर इसके बाद आपका आता है जेड डीएनए, इसके अंदर होते हैं 12। कितने होते हैं? 12 न्यूक्लिक एसिड्स इनमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये हो गई बात। अब इसमें से हम जो मेनली डिस्कस करते हैं, वैसे तो कुछ खास है नहीं इसमें। क्यों? क्योंकि आपको न्यूक्लिक एसिड बताने कि कितने बनेंगे, कैसे बनेंगे वो भी बताऊंगी। लेकिन जो हम मेनली डिस्कस करते हैं वो है हमारा बी डीएनए। क्या है? बी डीएनए। अब बी डीएनए अल्फा बीटा गामा कह लो या मर्जी आपकी, बी डीएनए ए डीएनए ऐसे कह सकते हो। ठीक है, अब देखो इसमें बनती कैसी है स्ट्रक्चर होती है, इसमें 2 हेलिक्स होते हैं। हेलिक्स कैसे? हेलिक्स होते हैं कुछ इस तरह से, 2 इसमें स्ट्रैंड होती है जो हेलिकल होती है, इस तरह से प्रेजेंट होती है। एक स्ट्रैंड ये हो गई, और जिनमें से दोनों स्ट्रैंड होती है अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों स्ट्रैंड एंटी पैरेलल अरेंज्ड होती हैं, या कह सकते हैं अपोजिटली प्रेजेंट होती हैं। एक इस डायरेक्शन में तो दूसरी इस डायरेक्शन में प्रेजेंट होती है। समझ में आ गई इतनी बात? आप चाहो तो ये थ्योरी भी लिख सकते हो इसमें साथ साथ, जैसे मैं आपको डिक्टेट कर रही हूँ ऐसे आप लिखते चलो। इसमें क्या होती है? इसकी डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होती है। क्या होती है? डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होती है। और ये स्ट्रक्चर जो दी थी ये जेम्स वाटसन ने और फ्रांसिस ने दी थी। जेम्स वाटसन और फ्रांसिस ने ये स्ट्रक्चर दी थी। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर के बारे में बता रही हूं मैं, जिसमें 2 हेलिक्स एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में प्रेजेंट होते हैं। 2 हेलिक्स एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में प्रेजेंट होते हैं। और इन हेलिक्स का जो डायामीटर होता है वो 20 एंगस्ट्रॉम होता है। कितना? 20 एंगस्ट्रॉम इनका डायामीटर होता है। और एक स्ट्रैंड के बीच की लंबाई जो होती है, देखो जैसे एक स्ट्रैंड कहाँ आ रही है, यहाँ से ये स्टार्ट हो रही है और ये यहाँ पर खत्म हो रही है, इनके बीच की जो लेंथ होती है वो होती है 34 एंगस्ट्रॉम। कितनी होती है? 34 एंगस्ट्रॉम होती है। ये चीज समझ में आ गई? डायामीटर जो है वो ये है, और ये इनमें से एक चीज के बीच, एक ट्विंस के, या कह सकते हो एक पूरे चक्र के बीच की जो डिस्टेंस है वो होता है 34 एंगस्ट्रॉम। अब आगे बात समझ में? अब इसमें आगे बताती हूँ मैं आपको। अब इसके अंदर आपके नाइट्रोजनस बेस बॉन्ड बनाते हैं। कौन बनाते हैं? नाइट्रोजनस बेस बॉन्ड बनाते हैं, जिसमें आपका एडेनिन थायमीन के साथ, एडेनिन किसके साथ बॉन्ड बना रहा है? थायमीन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा। और जिसमें कि साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा ग्वानिन के साथ, जिसमें कि एक स्ट्रैंड के अंदर, या कह सकते हो एक पेयर के अंदर, 2 एडेनिन थायमीन के साथ बॉन्ड बनाएंगे और एडेनिन ग्वानिन के साथ। किस तरह से मैं इसमें बताती हूँ। जैसे हमने बनाया, यहाँ से एडेनिन है, ये किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? डबल बॉन्ड बनाएगा थायमीन के साथ, या ग्वानिन साइटोसिन। चलो ग्वानिन साइटोसिन लिख लेते हैं। ये ग्वानिन है, ये आ गया, ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा साइटोसिन के साथ। फिर इसके बाद एडेनिन थायमीन जुड़ेगा, फिर इसके बाद एडेनिन डबल बॉन्ड बनाएगा थायमीन के साथ। ठीक है, फिर पलटकर एक चीज याद रखिएगा कि सिमिलर डायरेक्शन में बॉन्ड नहीं बनेंगे। सिमिलर से मतलब अगर इधर एडेनिन से बॉन्ड बनाया है तो नेक्स्ट टर्न में थायमीन बॉन्ड बनाएगा और इधर एडेनिन। ठीक है, फिर यहाँ पे आएगा साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड ग्वानिन के साथ। इसी तरह से हर एक पेयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन थायमीन। जैसे इसके बीच में आ गए तो यहाँ पर आएगा, फिर से ग्वानिन बॉन्ड बनाएगा ट्रिपल बॉन्ड,
किसके साथ? साइटोसिन के साथ। और ये बॉन्ड कैसे बनते हैं, डबल बॉन्ड कैसे आते हैं, ट्रिपल बॉन्ड कैसे आते हैं, लेक्चर के एंड में मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है। तो ये बात हो गई यहाँ से इतनी। अब इसके बाद कौन बॉन्ड बनाएगा? एडेनिन थायमीन के साथ। यही टर्म जो है, यही जो ऑर्डर है, ये रिपीट होता चला जाएगा। थायमीन डबल बॉन्ड एडेनिन के साथ, और यहाँ से साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड गुआनिन के साथ। ये आपका यहाँ पर रिपीट होता चला जाएगा। क्लियर है? अब ये चीज हम जानते हैं कि अगर हम बात कर रहे हैं बीडीएनए के बारे में, अगर हम बात कर रहे हैं बीडीएनए के बारे में, तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट होंगे? 10 न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होंगे। अगर हम बात कर रहे हैं बीडीएनए के बारे में, तो यहाँ से 10 न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होंगे, जिनमें से हर एक न्यूक्लिक एसिड के बीच की दूरी कितनी होगी? 3.4 एंगस्ट्रॉम होगी। ठीक है, तो यहां पर लिख लीजिए, यहां पर क्या आएगा कि न्यूक्लिक एसिड बिटवीन, देखो अब इसमें कितने 10 बेस पेयर लिखोगे इसमें कि 10 बेस पेयर्स, 10 बेस पेयर किसके? ये जो हमारे नाइट्रोजनस बेस यूज किए हैं, ये ऐसे 10 बेस पेयर, या कह सकते हो कि 10 न्यूक्लिक एसिड्स न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लिक एसिड नहीं, न्यूक्लियोटाइड लिखो, क्योंकि हमारे न्यूक्लियोटाइड में ही आते हैं। न्यूक्लिक एसिड में आपके सारे आ जाएंगे, वो साइटोसिन और थायमीन वो सब, लेकिन साइटोसिन नहीं, यूरेसिल वगैरह वो। इसमें न्यूक्लियोटाइड लिखो, न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, कि हमारे 10 न्यूक्लियोटाइड्स, 10 न्यूक्लियोटाइड्स are present in BDNA, BDNA या बीटा डीएनए, जो भी मर्जी वो लिख लो, BDNA। सो इनके बीच का डिस्टेंस, द डिस्टेंस बिटवीन नियर बाय 2, या कह सकते हो नियर बाय बेस पेयर, डिस्टेंस बिटवीन नियरली बेस पेयर, जो एक दूसरे के बिल्कुल पास पास प्रेजेंट हैं। डिस्टेंस बिटवीन टू नियर बाय बेस, या 2 नियर बाय बेस पेयर, या फिर 2 नियर बाय न्यूक्लियोटाइड्स पेयर इज 3.4 एंगस्ट्रॉम। ये लाइन जरूर से ऐड करना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कि अगर आपके 10 न्यूक्लियोटाइड है, जिनमें से 2 न्यूक्लियोटाइडों के बीच की दूरी होगी 3.4 एंगस्ट्रॉम। क्लियर है इतनी बात? आई होप आप सभी को डीएनए के बारे में समझ में आ गया होगा। डीएनए के बारे में अब मैं आपको डीएनए से जुड़ी हुई कुछ और 2 प्रॉपर्टीज बताने वाली हूँ, जो है आपकी रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन। रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन, अब रेप्लिकेशन क्या होता है और ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? रेप्लिकेशन में आपको एक सीधी सीधी भाषा में समझाऊं, रेप्लिकेशन होता है कार्बन कॉपी। क्या होती है? कार्बन कॉपी। जैसे हम ये कहते हैं कि जो डीएनए की स्ट्रक्चर है, इसमें 2 हेलिक्स, या कह सकते हैं कि 2 स्ट्रैंड प्रेजेंट है, चेन कह लो, हेलिक्स कह लो, स्ट्रैंड कह लो, जो मर्जी वो कह सकते हो, एक सीधी चेन कह लो, कुछ भी मर्जी है आपकी, सीधी नहीं है वो, कैसी है आपकी, इस तरह से प्रेजेंट है। तो यहाँ पर आपके जिनमें से, अब रेप्लिका समझा रही हूँ मैं, रेप्लिका पर ध्यान देना। चलो पहले एक काम करो, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको लास्ट में समझाऊंगी एडेनिन और थायमीन और गुआनिन साइटोसिन के बीच में बॉन्ड कैसे आते हैं, तो वो जरूर ध्यान से देख के जाइएगा। चलो अब आते हैं रेप्लिका पर। रेप्लिका क्या है? रेप्लिका जो है एक रेप्लिकेशन है जो बना है रेप्लिका से। रेप्लिका का मतलब होता है कार्बन कॉपी। रेप्लिका का मतलब होता है कार्बन कॉपी। अब इसका मीनिंग क्या है? देखिए, जब हमारे 2 हेलिक्स में से कोई एक चेन या कोई एक स्ट्रैंड हेलिक्स या कोई सिंगल हेलिक्स डिस्ट्रॉय हो जाता है, जैसे मान लीजिए इनमें से ये वाला हेलिक्स क्या हो गया? डिस्ट्रॉय हो गया। इसका स्ट्रक्चर का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, ये मैंने खाली छोड़े हैं, इनमें भी ये लिख लेना, कभी बीच में छोड़ जाओ आप इसको, ठीक है। तो देखो, अगर हम कहते
कहते हैं अगर हमारा कोई भी डीएनए की दो हेलिक्स में से कोई एक हेलिक्स या दो चेन में से कोई एक चेन डिस्ट्रॉय हो जाती है, कोई एक चेन डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो दूसरी वाली जो चेन सही होती है, दूसरी वाली जो चेन सही होती है वो उस चेन के जैसी अपनी एक कॉपी बना लेती है, वो चेन जो होती है उस चेन के जैसी एक कॉपी बना लेती है, और जो नई चेन का जो डेवलपमेंट होता है वो डीएनए की स्ट्रक्चर को कंप्लीट कर देता है। क्या कर देता है? स्ट्रक्चर को कंप्लीट कर देता है। अब देखो यहाँ पर मैंने एक और बहुत इजी लैंग्वेज में समझा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। तो देखो अगर हम ये कहें कि एक चेन अपने आप डिस्ट्रॉय हो गई, एक चेन, एक स्ट्रैंड अपने आप डिस्ट्रॉय हो गई, तो दूसरी चेन, दूसरी स्ट्रैंड अपने आप डेवलप कर देती है, अपने आप डेवलप कर देती है। और ये जो प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस कहा जाता है रेप्लिकेशन। क्या कहा जाता है? रेप्लिकेशन कहा जाता है। आई होप आप सभी को रेप्लिकेशन समझ आ गया होगा, मुझे लिखाने की जरूरत तो है नहीं, अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हैं। If one strand or chain of DNA has been damaged, if one chain or strand of DNA has been damaged, then remained chain will synthesize their chain. Will synthesize, then remain change will synthesize their chain by itself, अपने आप बना लेती है। ठीक है, ये हो गया आपका रेप्लिकेशन। नोट करना चाहो कर सकते हो। अब इसके बाद है आपकी दूसरी टर्म ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन जो होता है बहुत आसान है, ये आपका डीएनए भी कंप्लीट होता है। अब देखो ट्रांसक्रिप्शन मैं आपको बताने वाली हूँ। ट्रांसक्रिप्शन को हम डिफाइन कर सकते हैं कि डीएनए से आरएनए के बनाने पे। Transcription can be defined as the synthesis of RNA from DNA. Synthesis of RNA from DNA. इसकी बेसिकली हम स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं करेंगे क्योंकि स्ट्रक्चर इतनी कुछ खास नहीं है। अब देखो जो आपके आरएनए के अंदर हम 3 टाइप के बारे में पढ़ेंगे, जो आपका है mRNA, tRNA और एक है आपका rRNA। इन सारी चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं। मैं थोड़ा सा लिख देती हूँ पहले से। देखिए यहाँ पर मैंने थोड़ी सी चीज लिखी है जो है आपके आरएनए के बारे में। आरएनए क्या होता है? आरएनए होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये होता है आपका आरएनए। अब देखो आरएनए जो होता है वो आपके सभी सेल्स के न्यूक्लियस में डीएनए की तरह प्रेजेंट होता है। जैसे जैसे कुछ सेल्स होते हैं, मैंने कहा हर एक प्लांट, एनिमल, बैक्टीरिया, वायरस, ह्यूमन, हर किसी के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है, उसके सेल्स के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। अब देखिए सेल्स में न्यूक्लियस में आपके डीएनए के साथ साथ आपका आरएनए भी प्रेजेंट होता है। डीएनए के साथ साथ आपका आरएनए भी प्रेजेंट होता है। अब इसका काम बताती हूँ मैं आपको क्या है। इट इज जनरली नॉन जेनेटिक। ये तो चीज बिल्कुल क्लियर है। में डीएनए है, डीएनए का काम क्या है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन को आगे बढ़ाना, जेनेटिक इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर करना, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना। ठीक है। अब जबकि जो आरएनए होता है इसका काम नॉन जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है। नॉन जेनेटिक मतलब कि ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड नहीं कराता है। अब काम क्या है इसका? एंड इट्स मेन फंक्शन इज द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। इसका जो मुख्य कार्य होता है प्रोटीन का निर्माण करना होता है, प्रोटीन को सिंथेसिस करना आरएनए का काम होता है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अब देखो जो सिंथेसिस होता है आरएनए का, प्रोटीन सिंथेसिस होता है जो प्रोटीन का आरएनए के द्वारा। ध्यान से सुनिएगा, जो सिंथेसिस होता है प्रोटीन का आरएनए के द्वारा, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसलेशन आरएनए। क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन आरएनए। अब मैं इससे जुड़ी एक चीज और बताने वाली हूं आपको। वो चीज क्या है? अब देखो ये तो चीज आ गई ट्रांसलेशन आरएनए। अब मैं एक बात बताने वाली हूँ। अगर किसी भी प्लांट में, एनिमल में या किसी भी वायरस में, बैक्टीरिया में डीएनए प्रेजेंट नहीं हो,
ऐसी कंडीशन पॉसिबल है, रेयर कंडीशन है बहुत कि किसी चीज के अंदर डीएनए प्रेजेंट ना हो। तो इस कंडीशन में जो आरएनए होता है वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने लग जाता है। जो आरएनए होता है वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने लग जाता है, और जब आरएनए डीएनए के स्थान पर जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने लग जाए उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। और जो आपका आरएनए होता है, डीएनए में क्या थी आपकी? 2 हेलिक्स थी, 2 हेलिक्स थी। यही आपकी आरएनए में आपकी 1 हेलिक्स या 1 सिंगल स्ट्रैंड वाली स्ट्रक्चर होती है, स्ट्रैंड वाली क्या होती है? स्ट्रक्चर। इस तरह से डीएनए में क्या थी? ऐसे प्रेजेंट थे आपके एंटी डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जबकि आपके आरएनए में क्या होती है? एक ही स्ट्रैंड प्रेजेंट होती है। ठीक है, क्लियर है? जिसमें आपका क्या क्या प्रेजेंट होता है? जिसमें आपका फॉस्फोरिक एसिड और राइबो शुगर प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? फॉस्फोरिक एसिड और राइबो शुगर प्रेजेंट होता है। ये चीज आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि इन आरएनए, लिख लो इसमें, इन आरएनए फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, राइबो शुगर, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल इज प्रेजेंट। कैसे होंगे? इज प्रेजेंट, जिसमें कि एडेनिन बॉन्ड बनाएगा इस बार यूरेसिल के साथ। कैसा बॉन्ड? डबल बॉन्ड। और आपका ग्वानिन बॉन्ड बनाएगा किसके साथ? साइटोसिन के साथ। कैसा बॉन्ड? ट्रिपल बॉन्ड। अब देखो जो हमारे इन बॉन्ड्स हैं, ये जो आपके आरएनए जो है, इनके काम के ऊपर और इनके, देखो काम के ऊपर कैसे, ये एक बार तो काम कर रहे हैं कि ये प्रोटीन का सिंथेसिस करने का, एक बार काम कर रहे हैं डीएनए की एब्सेंस में ट्रांसफर का। क्या ट्रांसफर करने का? जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करने का। तो उस बेसिस पर हमने जो आरएनए है, आरएनए को हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया हमने आरएनए को। कितने पार्ट्स में? 3। एक तो है आपका टीआरएनए, क्या? टीआरएनए जो आपका ट्रांसफर आरएनए कहा जाता है। एक होता है आपका एमआरएनए जो आपका मैसेंजर आरएनए कहा जाता है। एक होता है आपका आरएनए जो आपका क्या कहा जाता है? राइबोसोमल आरएनए कहा जाता है। अब ये आपके लास्ट 3 पार्ट हैं आरएनए के। इन तीनों पार्ट्स के बारे में मैं आपको थोड़ी थोड़ी कुछ चीजें लिखाने वाली हूँ जो इंपॉर्टेंट है। तो आप क्या कर लीजिए, पहले इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से, फिर हम एमआरएनए के बारे में बात करेंगे। अब देखो एमआरएनए जो होता है, एमआरएनए है तो ये आरएनए का ही पार्ट, लेकिन जो एमआरएनए का असल काम होता है वो आपका ट्रांसफर करता है इंफॉर्मेशंस का। क्या करता है? इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर करता है। अब देखो है तो एमआरएनए, एमआरएनए का मतलब क्या है? मैसेंजर का काम क्या होता है? मैसेंजर का काम होता है इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करना। फेसबुक यूज करते हो, मैसेंजर यूज करते होंगे। मैसेंजर में क्या होता है? पता नहीं मैसेंजर होता है नहीं, मैं फेसबुक यूज नहीं करती, मुझे इस बारे में इतना नहीं पता। तो आप देखो इसमें मैसेंजर का काम क्या होता है। नॉर्मली मैसेज ऐप होते हैं मोबाइल्स में, काम क्या होता है? एक तरफ से मैसेज दूसरी तरफ को भेजना, एक पर्सन से मैसेज दूसरी तरफ पर्सन को जाना। तो यहाँ पर काम क्या हो रहा है? इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर हो रहा है। इंफॉर्मेशन क्या हो रही है? ट्रांसफर हो रही है। वो किसके थ्रू हो रही है? मैसेज के थ्रू हो रही है। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे इसको? ये जो काम करता है इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने का काम करता है, ये काम करता है एमआरएनए। क्या काम करता है? मैसेंजर आरएनए। एमआरएनए में एम स्टैंड्स फॉर मैसेंजर आरएनए। ठीक है, ये हो गया मैसेंजर आरएनए। अब देखो मैसेंजर आरएनए जो होता है, टोटल आरएनए का 5 से 10% प्रेजेंट होता है। टोटल आरएनए में नियरली 5 से 10 प्रेजेंट होता है। इट प्रेजेंट्स नियरली 5 to 10% of from total RNA
ऑफ टोटल आरएनए, ऑफ टोटल आरएनए, आरएनए, ठीक है। और एक चीज बताऊं कि जो इसका मॉलिक्यूलर मास होता है, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास जो होता है इसका होता है 5 इंटू 10⁵ यूएस की यूनिट, ठीक है। और इसका जो लाइफ स्पैन होता है, लाइफ स्पैन, जीवन काल जो होता है इसका, जीवन काल, इसका जीवन काल सबसे कम होता है, बहुत कम टाइम के लिए प्रेजेंट होता है, 2 दिन के लिए हमारे सेल्स के अंदर बना रहता है, 2 दिन तक हमारे सेल्स के अंदर बना रहता है, 2 दिन के बाद ये खत्म हो जाता है, फिर और नए हमारे mRNA डेवलप होते रहते हैं, ठीक है। और इसका काम क्या है, इसका काम क्या है, वर्क क्या करता है ये, वर्क करता है ये ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन, ट्रांसफर ऑफ information, transfer of information from one cell to another cell, transfer of information from one cell to another cell, ठीक है। ये हो गया आपका mRNA, नोट करिए इसे फटाफट से, स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर इसके बाद आपका ट्रांसफर आरएनए, दूसरा है ट्रांसफर आरएनए, टीआरएनए, क्या है, ट्रांसफर, ट्रांसफर आरएनए जो होता है हमारी बॉडी में 10 से 20% प्रेजेंट होता है, 10 से 20% प्रेजेंट होता है। और ये जो इसका मॉलिक्यूलर मास होता है, इसका मॉलिक्यूलर मास 25 से 30,000 प्रेजेंट होता है, 25 से 30,000 के बीच इसका मॉलिक्यूलर मास होता है, ठीक है। और इसका लाइफ स्पैन जो होता है 8 दिन का इसका लाइफ स्पैन होता है। और इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है प्रोटीन का सिंथेसिस करना। इट्स मेन फंक्शन इज द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। क्या है इसका मेन फंक्शन, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, ठीक है। ये हो गया इसका मेन फंक्शन। ये हो गया आपका दूसरा पार्ट। तीसरा पार्ट लिखते हैं, नोट करिए। तीसरा पार्ट है आपका आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। तीसरा पार्ट राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए जो होता है सबसे अधिक मात्रा में हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है। 70 से 80% हमारे आरएनए का जो प्रेजेंट होता है, यानी कि सेल्स में जो आरएनए प्रेजेंट होता है उसमें से 70 से 80% राइबोसोमल आरएनए प्रेजेंट होता है। अब इसके मैं मॉलिक्यूलर मास की अगर बात करूं तो इसका मॉलिक्यूलर मास 5000 से 10,000 के बीच इसका मॉलिक्यूलर मास होता है। और इसका लाइफ स्पैन जो होता है सबसे अधिक इसका लाइफ स्पैन होता है, 120 दिन तक हमारे बॉडी के अंदर सफर कर सकता है। और इसके बारे में बताऊं कि इसका वर्क क्या है, इसका वर्क कुछ खास नहीं है, ये सिर्फ हेल्प करता है प्रोटीन के सिंथेसिस में, इट हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। ये हो गया आपका आरएनए, जो ये इसी के साथ आरएनए होता है कंप्लीट। अब मैंने आपको एक चीज का प्रॉमिस किया था कि मैं एडेनिन, गुआनिन, थायमिन और साइटोसिन के बीच के बॉन्ड्स के बारे में बताने वाली हूँ। पहले से नोट करिए, बॉन्ड्स बताते हैं फिर। तो ये देखो, ये थोड़ा सा टाइम सेव करने के लिए मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर पहले से ड्रॉ कर ली है। आप सभी जानते हैं स्ट्रक्चर किसकी होती है, ये स्ट्रक्चर होती है एडेनिन की, एडेनिन की, और ये स्ट्रक्चर है थायमीन की, थायमीन की स्ट्रक्चर है ये। अब देखो एडेनिन और थायमीन, देखो एडेनिन की स्ट्रक्चर तो हमने डिट्टो उतारी है, डिट्टो बनाई है यहाँ से एडेनिन की स्ट्रक्चर जो है। अब थायमीन की स्ट्रक्चर जो होती है वो असल में कुछ ऐसे होती है, इसमें जो ये वाले बॉन्ड्स होते हैं, ये वाले जो होते हैं ना, ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन वाले, ये ऊपर प्रेजेंट होता है। कैसे प्रेजेंट होता है, ऊपर, जैसे मैं बताऊं ये प्रेजेंट होता है कुछ इस तरह से, CO यहाँ पर ये प्रेजेंट होता है, इसके साथ CH3 प्रेजेंट होता है, फिर उसके बाद डबल बॉन्ड CH, फिर यहाँ से ये NH, फिर ये C डबल बॉन्ड O और ये CH। इस तरह से हमारा जो थायमीन होता है वो कुछ इस तरह से प्रेजेंट होता है। लेकिन हमने बॉन्डिंग बनाने के लिए उसको स्यूटेबल डायरेक्शन में टर्न कर लिया, इसको घुमा दिया है। घुमाया कैसे है, जैसे मैं कहूं, जैसे मैं यहाँ पर काउंटिंग करने लगूं, ये पहला कार्बन बना लिया,
ये दूसरा, तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा। सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रही हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो पहला कार्बन कौन सा है, पहला कार्बन है आपका, कौन सा है कार्बन पहला, ये है, कौन सा है ये, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से आपके ये प्रेजेंट है, क्या है, इस तरह से आपके ये प्रेजेंट है। अब देखो बॉन्ड किस तरह से बनते हैं, इसमें से ये जो ऑक्सीजन है ये बॉन्ड बनाएगा इस वाले हाइड्रोजन के साथ, ये ऑक्सीजन बॉन्ड बनाएगा इस वाले हाइड्रोजन के साथ, और ये जो आपका हाइड्रोजन है ये किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, अरे बैलेंस, ये जो बॉन्ड बनाएगा ये बॉन्ड बनाएगा इस नाइट्रोजन के साथ, किसके साथ, इस नाइट्रोजन के साथ। और कोई यहाँ पर ऐसा कोई खास ग्रुप प्रेजेंट नहीं है जो आपस में बॉन्ड बना सके। अब देखिए यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ही एडेनिन और थायमीन के बीच में डबल बॉन्ड आता है, ठीक है। इसी तरह से ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आता है। उसकी स्ट्रक्चर बताएं आपको, चलो कर ही लेते हैं उसकी स्ट्रक्चर भी, पहले से नोट कर लो फिर मैं रफ कर रही हूँ। आई होप आपने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखिए ये है आपका, इनमें से एक है साइटोसिन और एक है ग्वानिन। तो साइटोसिन क्या है आपका, ये है आपका साइटोसिन और एक है ग्वानिन। बताओ कौन सा साइटोसिन है कौन सा ग्वानिन है, ये ए और ये है बी। ये आप बताओगे कि ए साइटोसिन है या बी साइटोसिन है, बताओ इसमें ए साइटोसिन है या बी। ए जो है ये है आपका साइटोसिन और बी जो है ये है आपका ग्वानिन। अब देखो ये बॉन्ड किस तरह से बनाते हैं, ये जो आपका ये NH वाले जो H है ये बॉन्ड बनाएगा किसके साथ, इस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, ठीक है। ये इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, ये वाला N इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, किसके साथ, इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, और ये वाला जो ऑक्सीजन है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा इस वाले NH2 के H के साथ में। तो यहाँ से ग्वानिन, साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में कितने बॉन्ड बन गए, 3 बॉन्ड बन गए। यही रीजन है कि साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में डबल और ट्रिपल बॉन्ड किस तरह से आते हैं। आई होप आप सभी को आज का टॉपिक बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। इसी के साथ आपका ये चैप्टर भी होता है कंप्लीट। अब इसके बाद आपके सिर्फ 5 चैप्टर रह जाते हैं, जिनमें से 4 चैप्टर बहुत ही शॉर्ट हैं, आपके बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टाइम पर नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी चीज से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम पर। इंस्टाग्राम पर कैसे पूछेंगे, इंस्टाग्राम हैंडल है physics_guru_India। आपके जो भी क्वेश्चंस हुआ करें आप यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल कीजिए, उस पर अपनी आईडी बनाइएगा, सर्च करिएगा फिजिक्स गुरु इंडिया, आपको चैनल मिल जाएगा जहां पर आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नए टर्न पर नए चैप्टर के साथ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।